होगा, बट अभी तो शुरुआत है। अगले 5 साल में मेहनत और मशक्कत करनी है। ये जो बजट आया है, ये एक क्रांति का बजट था, एक कदम आगे बढ़ाने का बजट था, या मार्गदर्शन का बजट था? पहले तो मैं कहूं कि जो सरकार से आशाएं आकांक्षाएं थी और जिस विश्वास के साथ ये बजट दिया गया, आज तक आपने कभी किसी को ये कहते नहीं देखा होगा कि एक टारगेट सेट किया कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए जो अगले 10 वर्षों में हमें काम करना है, देश को किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उसकी एक पूरी रूपरेखा इस बजट के माध्यम से दिखाई गई। और एस्पिरेशनल जब होते हैं तो आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता भी है। और मैं कहूं इस बजट में समाज के हर वर्ग के लिए काम करने का प्रयास किया गया। ये नहीं किया गया कि इसको लाभ देना है या उसको नहीं देना है, देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। आखिर अगर भारत को दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में लाकर खड़ा करना है तो हमें किस रफ्तार से आगे बढ़ना है, उसके लिए क्या क्या सुधार स्थानीय स्तर पर करने होंगे। और अधिकतर चीजें इस बजट में है वो जनता के जो सुझाव आए उसको साथ में लेकर बजट की तैयारी की गई और जन भागीदारी के साथ भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर ले जाने के लिए ये मोदी सरकार ने बजट दिया है। क्या चर्चाएं हुई? बिकॉज काफी लोगों को पता नहीं होता कि बजट एक्सरसाइज में आपने, निर्मला ने जी, कितने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मीटिंग करी, कितने स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करी, इंटरनल मीटिंग होती है। और ये इंटरिम बजट निकलने के बाद भी बड़ी पूरी महीने लॉन्ग की एक्सरसाइज हुई है यहाँ पर। क्या कुछ आइडिया आए आपके पास? आपने कहा भागीदारी का बजट बनाया है, तो कोई आइडिया क्या आए, मार्गदर्शन क्या आया जो स्टेक होल्डर्स है इंडिया के? देखिए, बहुत सारी इनपुट्स आती हैं, अलग अलग ट्रेड यूनियंस भी आती हैं, ट्रेड बॉडीज भी आती हैं, बैंकिंग सेक्टर के लोग भी आते हैं, एनबीएफसीज और बाकी सब आपसे मिलने आते हैं। इसके अलावा जो आप तक नहीं पहुंच पाता है समय के अभाव के कारण या देश के अलग अलग कोनों से, यहां तक कि दुनिया भर के लोग भी सुझाव देते हैं कि क्या एनआरआईज को भी भारत से अपेक्षाएं हैं। तो मुझे लगता है उन सबको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए जो उचित लगता है उसको इसमें शामिल किया जाता है और इसमें एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। अगर आप देखें तो एनबीएफसी सेक्टर में जैसे पिछले 7-8 महीने से हम कभी टीवी पर देखते थे क्या क्या चलता है, तो एनबीएफसी सेक्टर को और सुदृढ़ करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए, जहां एक और पहले हमने बैंकिंग सेक्टर की जो बुक्स में कमियां थी, जो यूपीए की सरकार के समय लोन खुले में दिए गए, उसमें सुधार लाने के लिए पहले बैंकों की सफाई की और बैंकों का जो पैसा डूब रहा था उसको वापस लाने के लिए लगभग 3,60,000 करोड़ रुपया वापस आया। इसके अलावा एनपीए 1 लाख करोड़ रुपया पिछले साल में कम हुआ और अब जाकर 70,000 करोड़ रुपया और जो बैंकों को दिया गया और एनबीएफसी सेक्टर को भी उससे ताकत मिलेगी। इससे कुल मिलाकर मार्केट में क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी होगी। आप मध्य वर्ग का देखिए, कोई 45 लाख रुपए तक का घर लेता है तो पहले 2 लाख रुपए तक की उसको छूट थी, 1.5 लाख रुपए उसमें और जोड़ा गया। रियल एस्टेट सेक्टर में भी इसको लाभ मिलेगा, मध्य वर्ग को लाभ भी मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में और ग्रोथ मिल पाए और क्लीन टेक्नोलॉजी की ओर हम आगे बढ़े तो 1.5 लाख रुपए के लगभग इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर आपको उस पर राहत दी गई है। 5 लाख रुपए की आय तक आपको पहले कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये भी हिंदुस्तान में आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कुछ महीने पहले ये भी लाभ दिया। लोग कह रहे हैं कि देखिए इतना साना करने के बाद पर टैक्स की घटौती तो हुई नहीं, स्लैब तो वही रह गए। आप 5 महीने पहले वो बड़ा कदम उठाया था जो 70 वर्ष में किसी सरकार ने नहीं किया। पहले 2.5 लाख के बाद आपको टैक्स देना पड़ता था, 5 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। और अगर आप बाकी एग्जम्पशन और बाकी सबको जोड़ ले जो राहत दी जाती है डिडक्शन के माध्यम से, तो लगभग 9 लाख रुपए तक तो आपको कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ रहा। तो मध्य वर्ग के लिए इससे बड़ी छूट और क्या होगी। और इसके अलावा भी देखिए, हमने जब कहा कि जन भागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ना, मैं कल शाम को भी देख रहा था, कुछ चैनल्स ने चलाया कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया। हम क्यों नहीं 6-7 महीने पहले जाते, अक्टूबर 2018 में क्या दाम थे डीजल के दिल्ली में? 81.5 रुपए दाम थे, आज 73 रुपए दाम है, फिर भी 8 रुपए कम है। उस समय अगर इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस ज्यादा थे, उसके बाद
हमारी केंद्र की सरकार ने और भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने अपने टैक्स में कटौती करके आम आदमी को राहत दी। देश की सरकार का पैसा कम हुआ जो खजाने में आता था, लेकिन हमने आम आदमी को राहत दी। वो 81 रुपए ज्यादा अच्छा था कि आज के 73 रुपए ज्यादा अच्छे, 2 रुपए बढ़ने के बाद भी। तो मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूं मैं एक सेगमेंट, ऐसे डीजल का भी है, उसमें भी 7 रुपए कम है। आगे इसमें आप कह रहे थे, देखिए मार्गदर्शन, और ये पैसा भी ऋषभ जी कहां खर्च होगा? ये जनता के लिए ही, देश के लिए ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। गडकरी जी ने जो 12 किलोमीटर से बढ़कर 30 किलोमीटर की सड़कें पिछले साल 5 सालों में बनाई प्रतिदिन, और जो ग्रामीण क्षेत्र में रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय ने 1,35,000 किलोमीटर सड़कें बनाई। आखिरकार इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा कहीं से तो आएगा। पेट्रोल पे इतने महीनों से चर्चा चल रही है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, अब जीएसटी काउंसिल का काम है, सब स्टेट उसमें भागीदार है कि पेट्रोल को और डीजल को जीएसटी में लाया जाए, खत्म किया जाए। ये सारा पार्लियामेंट में एक्साइज ड्यूटी, इसका सेस सेटिंग सारा वहां जीएसटी काउंसिल में खत्म किया जाए। ये क्यों नहीं हो रहा है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। अगर आप देखें दुनिया भर में जहां पर भी जीएसटी आया, उसको 4-4 साल स्टेबल होते हुए लग गए। स्टेबलाइज तब तक हो ही नहीं पाता था। भारत ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि 2 साल से कम समय के अंदर आपका जीएसटी आने के बाद भी स्टेबिलिटी आई। दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ जहां पे जीएसटी आया वहां पर सरकार कभी वापस आई हो। ये भारत है जहां पर जीएसटी भी आया और नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी पहले से ज्यादा सीटें जीतकर वापस आई है। तो लोगों का विश्वास भी था, ईमानदारी के साथ हमने उनकी बात सुनी भी। जहां जहां जीएसटी में दिक्कत आई हमने उनको भी दूर किया। 92,000 करोड़ रुपए की राहत ट्रेडर्स को, व्यापारियों को जीएसटी में हमने पिछले साल में दी। 92,000 करोड़ रुपया। ये सब करके व्यापारी वर्ग पहले से ज्यादा दुगने टैक्स नेट पे आए हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं, देश के विकास में बहुत योगदान दे रहे हैं। आगे भी जो आपने पेट्रोल डीजल की बात कही, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी काउंसिल उस पर निर्णय भी करेगी समय आकर, और उससे भी बहुत बड़ा लाभ पूरे देश को मिलेगा। ओके, आगे बात करें। नौकरियों की चर्चा चलती है। अब सरकार का काम पूरे देश को नौकरियां देना तो है नहीं, एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम है कि लोग आए, जो मोदी साहब बोलते हैं जॉब क्रिएटर बने, जॉब सीकर ना बने। पर कल जो प्लान आया है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का, 100 लाख करोड़ खर्च करा जाएंगे, हाईवे बनाए जाएंगे, इससे नौकरियां बनेंगी। लोग कह रहे हैं कि नौकरियों का प्लान अलग होना चाहिए था। और नौकरियों का प्लान एक सरकार कैसे बना सकती है अलग से? मुझे नहीं लगता पिछले 17 साल में ऐसा कोई प्लान अलग से बना हो। जब देश आगे बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर हर सेक्टर आगे बढ़ेगा, तो वहां पर नौकरी तो मिलेगी ही, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। स्टार्टअप इंडिया के बारे में आज से 4 साल पहले कहा जाता था क्या होगा स्टार्टअप इंडिया में। आज देश ने वो नाम कमाया दुनिया भर में कि स्टार्टअप सेक्टर आपका बहुत आगे बढ़ा है। उनकी जो दिक्कतें थी, चाहे वो इनकम टैक्स को लेकर थी, जिसको आप सो कॉल्ड एंजल टैक्स कहते हैं, फिर वैल्यूएशन की बात थी, या कोई नया जो युवा है जो अपना घर बेच के भी पैसा अपनी कंपनी में लगाना चाहता है, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात आती थी। इन सब चीजों को भी हमने इसमें एड्रेस किया है और युवाओं के लिए बहुत बड़ी राहत दी है। और अगर आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में, वहां पर भी जो ट्रेडिशनल हमारे आर्टिजन्स थे, जो कारीगर थे, उनके लिए भी 100 क्लस्टर बनाने की बात कही, तो 50,000 से ज्यादा लोगों को तो इसी में ही लाभ मिलने वाला है, जो अलग अलग बैम्बू हो, हनी हो, बाकी सब हो। लाइवलीहुड को लेकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एग्रो रूरल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए वहां पे हम ध्यान देने वाले हैं। वहीं पर महिलाओं के लिए 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1 लाख रुपए का मुद्रा लोन से वो भी बढ़ोतरी हुई है वहां पर। तो जब आपके ये लाखों करोड़ रुपए मिलेंगे, तो क्या उससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे? और नौकरी नहीं, मुझे लगता है इसको कहना चाहिए रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर इस देश में बहुत आगे बढ़। अनुराग जी, ये 70 साल का इशू रहा है, विवाद रहा है कि हमारे पास नौकरियों का आंकड़ा बन ही नहीं पाता। रेगुलर सेक्टर हमारा छोटा है, जो रिपोर्ट करते हैं कि कितनी नौकरियां हैं, कितने वहां पर लोग काम कर रहे हैं। इरेगुलर सेक्टर में जो लोग, पकौड़े वाले की डिबेट चली थी, कुछ लोग पकौड़े वाले हैं जिनके पास 50-50 लोग काम करते हैं, कई दुकानें होती हैं उनके पास। तो ये आंकड़ा ढूंढना, स्टेटिस्टिक्स ढूंढना कि विवाद खत्म हो जाए, क्लैरिटी हो कि भाई इतने लोग हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं और हमें कितनी और जॉब्स क्रिएट करने हैं, ये कैसे सुलझाएं?
बड़ा प्रश्न है और मुझे लगता है इसमें अगर आप देखें हैं तो आखिरकार रोजगार किस किस क्षेत्र में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में मुश्किल से 7% थे आप, और हमने उसमें भी बहुत सुधार किया है, बहुत बदलाव किए हैं, लोगों को रजिस्टर करवाने का काम किया है। और अब तो जिन लोगों को 13-13 रुपए पेंशन मिलती थी या 30-30 रुपए पेंशन मिलती थी, उनको पहले 1000 रुपए मिनिमम पेंशन की, ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन पहले से ज्यादा करवाई है, उस दिशा में भी आगे बढ़े हैं। दूसरी ओर स्वरोजगार के अवसर मुद्रा योजना के माध्यम से जो 12-13 करोड़ लोगों को लोन दिए गए, लोन लेके वो घर पे तो बैठा नहीं होगा, छोटा मोटा व्यापार कहीं ना कहीं किया होगा। एमएसएमई सेक्टर को अगर आप आज भी देखें तो हमने 350 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है, जो 2% सबवेंशन देनी है। कोई नया लोन लेगा या पुराने वाले पे कोई सुधार लोन में करता है तो उसको भी लाभ मिलने वाला है। हर सेक्टर में कुछ ना कुछ सुधार करके आगे बढ़ने के हमने प्रयास किए, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। तो केवल नौकरी, सरकारी नौकरी तो राज्य हो या केंद्र हो, बहुत सीमित हो गई है। प्राइवेट क्षेत्र में या फिर स्वरोजगार, ये दो अवसर आपके पास बहुत बड़े हैं और भारत ने उस दिशा में। अनुराग जी, दो साल में सेंसस का मौका आ रहा है, क्या वो 2 साल में मौका है कि ये एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा कलेक्शन कैसे होता है इसको हम सुलझा दें बस, और ये तो फिर पूरे देश के लिए तरक्की होगी कि हमने पता तो चले कि क्या क्या हालत है और क्या करना चाहिए हमें। नहीं, आपके पास कोई अच्छा सुझाव है, हम उस दिशा में भी काम कर सकते। नहीं तो आप देखिए 1,25,000 किलोमीटर रूरल सड़कें बनेंगी, 1,95,00,000 पक्के मकान गरीबों को बनाकर दिए जाएंगे। क्या उस दिशा में रोजगार नहीं मिल पाएगा? मिलेगा जब ये सब होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप 100 लाख करोड़ रुपया खर्च करने की 5 सालों में बात कर रहे हैं। आगे आपको रेस करना रेलवे के क्षेत्र में, हाईवे के क्षेत्र में, एयरपोर्ट्स पे, पोर्ट्स पे, इनलैंड वाटरवेज में। जब ये सारी इन्वेस्टमेंट होगी तो इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री का विकास भी होगा, और जब इंडस्ट्री का विकास भी होगा तो रोजगार स्वरोजगार के अवसर उसमें भी मिलेंगे। और इन्वेस्टमेंट की ओर हम देश को इसलिए लेकर जा रहे हैं। जो हमने 100% एफडीआई की बात भी कही, चाहे एविएशन सेक्टर हो या बाकी सेक्टर्स में खोलने की बात है, और जहां पर जितनी कैप है वहां तक कितना हम मैक्सिमम पहुंच सकते हैं, उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की बहुत आवश्यकता है, उस दिशा में हमने खुलकर काम किया है। इस साल अगर हम अपना देखेंगे सरकार का, 1,05,000 करोड़ रुपया हमने अपना एसेट मोनेटाइजेशन की बात कही, डिसइन्वेस्टमेंट की बात कही है। पिछले साल जो हमने टारगेट सेट किया था हमने वो भी किया, ईटीएफ में भी हमने पैसा पहले से ज्यादा रेस किया। इस बार भी सरकार ने कहा कि जो सेबी के अनुसार 25% पब्लिक की भागीदारी होनी चाहिए, हम उसको अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे भी लागू करेंगे। और कुल मिलाकर ओवरऑल सेक्टर के लिए अगर 25 से 35% भी जाना पड़ता है तो सेबी उसकी ओर देखे। तो गवर्नमेंट पीएसयू में शेयर ज्यादा बेचेंगी, निश्चित तौर पर उससे दोनों का लाभ होगा, सरकार का भी, समाज का भी, और जो पैसा हमें मार्केट में चाहिए वो भी ज्यादा आएगा, एक्सपेंशन होगा। एयर इंडिया बेचने की बात फिर से दोहराई गई है बजट की स्पीच में। कैसे होगा ये? मुश्किल मामला है, खरीदार का मिल नहीं पा रहे, कैसे होगा? कैसे तोड़ के बेचा जाएगा? कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट देके बेचा जाएगा? डेट राइट ऑफ करके बेचा जाएगा? कैसे किया जाए? इसका एक बहुत लंबा चौड़ा प्रस्ताव बनकर आप सबके सामने आने वाला है। और 130 करोड़ के देश में आप केवल 3 एयरलाइन या 4 एयरलाइन से काम नहीं कर पाएंगे, आपको एक्सपेंशन चाहिए। अगर आप कुल मिलाकर देखें, उड़ान की बहुत सफलता इस देश में हुई है, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी, और छोटे एयरपोर्ट्स पे भी फ्लाइटें जाने का काम वहां पर भी किया है। लेकिन साथ ही साथ जेट के डूबने के कारण जो रेट बढ़े हैं वो भी एक चिंता का विषय बन गया है एविएशन सेक्टर में। एयर इंडिया और अच्छा करे, कोई प्राइवेट सेक्टर उसकी इन्वेस्टमेंट करे, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। और इसका पैकेज कैसे बनाकर दिया जाए, इस दिशा में बहुत काम आप आशा करते हैं हो जाएगा, इस सरकार में हो जाएगा? निश्चित तौर पर होगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। सेल्फ रिलायंस इन एविएशन की बात हुई। सेल्फ रिलायंस इन एविएशन का मतलब क्या है? हम क्या चाहते हैं कि सेल्फ रिलायंस इन एविएशन हो? क्या प्लेन यहां बने? क्या प्लेन की फंडिंग यहां, फाइनेंसिंग यहां जनरेट हो? कि जो आप कह रहे हैं कि अब नॉर्थ ईस्ट में अब एयरपोर्ट्स खुले जा रहे हैं, अब 100 एयरपोर्ट खुल गए हैं, ये सेल्फ रिलायंस कैसे होगा? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें तो जितने जहाज पहले से कई गुना ज्यादा हिंदुस्तान में आए, लेकिन आखिरकार उनकी मेंटेनेंस कहां होती है, रिपेयर्स कहां होती है? क्या भारत उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट नहीं बन सकता? और भारत उसकी बड़ी मार्केट बने, हम उस दिशा में कदम उठाने वाले हैं जिससे हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। भारत की जीडीपी में एक बहुत बड़ा
प्रभाव उसका भी पड़ सकता है। एक बहुत बड़ी मार्केट है वो, और रिपेयर मेंटेनेंस की ओर हम आगे बढ़े, उस दिशा में भी हम कदम उठा रहे हैं ताकि उसका लाभ मिले। इंश्योरेंस सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है, इंश्योरेंस की इंटरमीडिएरीज जो है उसके लिए 100% एफडीआई आए, उस दिशा में हम आगे इसमें सोच क्या है? बिकॉज 5 साल तो हमने सोच देखी है कि देखिए अगर करोड़ों लोग अब इंश्योरेंस सेक्टर में आ जाए, क्या उनको हेल्थ इंश्योरेंस में आए, आयुष्मान भारत की तरफ आए, वो आयुष्मान भारत का पैसा भी तो प्राइवेट हॉस्पिटल के पास जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये सोच क्या है कि इंश्योरेंस सेक्टर क्या बन सकता है देश में अगर इसमें 50, 60, 70, 80, 100 करोड़ लोग जुड़ जाएं? आज अगर आप दुनिया से तुलना करें तो दुनिया में $650 अगर खर्चा आता है तो भारत में $73 आता है, अगर उस पर कैपिटा देखते हैं। और 6.6% अगर दुनिया भर में अगर इंश्योरेंस के सेक्टर में डेप्थ है तो हमारे 3.2% अभी है, हमें बहुत आगे जाना है। हमारे अभी है, हमें बहुत आगे जाना है। हमारे यहां पर क्या होता है कि गरीब अपनी इंश्योरेंस नहीं करवा पाता था, कभी सोचता भी नहीं था। 12 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा कराने का अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 15 करोड़ से ज्यादा गरीबों का बीमा करा कर दिया, और लाखों लोगों को इसका लाभ मिल पाया है, चाहे वो जीवन ज्योति बीमा योजना हो या सुरक्षा बीमा योजना। जिसकी मृत्यु हुई उसके परिवारों को उससे क्लेम मिल पाया है, ये पहले संभव नहीं था। फिर फसल बीमा योजना में भी किसान कभी आगे नहीं आता था, तो हम उस दिशा में भी हमने बड़े कदम उठाए। क्या यही देश की धड़कन पकड़ी है? क्या यही था मैसेज चुनाव के रिजल्ट्स का कि यही देश को चाहिए था, ये पेंशन चाहिए था? 3 करोड़ लोगों की पेंशन कल और बढ़ा दी गई, रिटेल ट्रेडर्स को ला दिया गया है जो फार्मर्स को मिल रही थी। क्या यही देश की धड़कन पकड़ी है कि देश को यही चाहिए? देखिए, देश के लिए तो पिछले 5 वर्षों में किया वो देश ने पहले देखा नहीं था। छोटी सी बात लगती कि एलईडी का बल्ब देना, 34 करोड़ एलईडी के बल्ब दिए, लेकिन 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजली के बिलों में कमी लाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिया। 7 करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिया, मोदी सरकार ने दिया। 50 करोड़ हिंदुस्तानियों को 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त दिया, मोदी जी की सरकार ने दिया। 21 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस के सेक्टर से लाभ दिलाया तो मोदी सरकार ने दिलाया। अगर 35 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोल के डीबीटी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी सीधी खाते में पहुंचाई और लाखों करोड़ रुपया देश का बचाया तो मोदी सरकार ने बचाया। यही सोच पे मैं पूछना चाह रहा था, बिकॉज बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि देखिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बिल्कुल सही चल रही है, बट अभी इकोनॉमी को अभी इस तुरंत कुछ स्टिमुलस की जरूरत थी, वो मिला नहीं। क्या आपके हिसाब से ये जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है यही स्टिमुलस है या कुछ गवर्नमेंट और कर सकती है आगे जाके? देखिए, अगर आपके 99.3% जो कंपनीज है जिनका 400 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर है, वो लगभग 99.3% में आ जाती हैं। उनको भी टैक्स 30% से कम करके 25% कर दिया है। तो क्या जब उनकी बचत होगी वो और इन्वेस्टमेंट करके एक्सपेंशन नहीं करेंगे, उससे रोजगार भी उत्पन्न होगा। आप एफडीआई बढ़ाने जा रहे हैं तो क्या आपके यहां पे इन्वेस्टमेंट पहले से ज्यादा नहीं आएगी? आप मुद्रा योजना में लोन ज्यादा देने वाले तो क्या रोजगार स्वरोजगार के अवसर वहां पर नहीं पड़ेंगे? स्टिमुलस यही है कि अभी भी विचार है। और जब आप 100 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लाने वाले हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट जब आपकी आएगी तो क्या उसके रोजगार स्वरोजगार के और कारोबार के अवसर नहीं मिल पाएंगे? आपने 70,000 करोड़ तो पीएसयू में डायरेक्टली बैंक में डाले। क्या ये सोच है कि आगे अगर 6 महीने बाद, साल बाद कुछ कोई पैकेज की जरूरत पड़े तो इसकी विचारधारा आगे चलेगी? ऋषभ जी, रियल स्टेट सेक्टर वाले कहते थे थोड़ी सी और राहत दे दो, एनबीएफसी की थोड़ी सी और मदद कर दो। हमने एक ही बजट में 2.5 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपया उनको 45 लाख के घर खरीदने वाले तक को राहत दी। बहुत बड़ी राहत है। आप इसका इंपैक्ट अगले कुछ महीनों में देखिए रियल एस्टेट सेक्टर में कैसे आएगा। उसका लाभ स्टील, सीमेंट और साथ में जुड़ी हुई बाकी इंडस्ट्री को मिल पाएगा। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए लाभ और उसकी अलाइड सर्विसेज को मिल पाएगा। जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में गोल है, मार्गदर्शक है कि हमने कोई चर्चा चल रही थी कि 2030 तक ऑल इलेक्ट्रिक जाने का प्लान है। ये दुनिया में पहली बार ऐसी चीज होगी, कोई इतना बड़ा देश ऑल इलेक्ट्रिक का प्लान बनाए। ऐसी बड़ी सोच हम ला रहे हैं या लाने का प्लान है? देखिए, आपने वो दिशा दे दी है। जो नज की बात कही गई थी इकोनॉमिक सर्वे में, उसी यही है कि आपको हल्का सा धक्का दिया जाए कि अगर पेट्रोल का दाम 73 रुपए लीटर है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपको सस्ता पड़ता है, अगर आप 6,000 रुपए पेट्रोल का खर्च करते हैं और 1,000 रुपए बिजली की कार पे आपका खर्चा आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सोच बदलेगी। आहिस्ता आहिस्ता उस दिशा में हम लोग आगे। क्या ये ग्रीन बजट है? क्या ये दूसरा मैं आपको उदाहरण बताऊं, जो बिजली के क्षेत्र में भी आप देखें, जहां
थर्मल पावर से हम सोलर पावर और विंड पावर और रूफटॉप सोलर पे सब्सिडी मिल रही है अब। सब्सिडी मिलती है। दुनिया भर के पहले 5 देशों में हम केवल 5 वर्षों में आ गए। हमने जो कहा वो करके दिखाया और हमने एक्शन प्लान जो रखा था उसके माध्यम से किया। तो इसीलिए मैं कहता हूं हर सेक्टर के लिए हमने एक टारगेट सेट किया है और देश के लिए भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट सेट किया है। दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाकर आगे बढ़ने का काम मोदी सरकार। एक दो सवाल और पे थोड़े ऑडियंस से सवाल लेंगे। अनुराग जी, बजट के बिल्कुल तुरंत पहले, और लोग कह रहे हैं देखिए बजट तो आधा काम था, अभी तो काम शुरू होगा, आपने बड़ा हिंट ड्रॉप करा, देखिए लीगल रिफॉर्म। अब लीगल रिफॉर्म क्या है, उनमें बड़ा विवाद चला है, पहले भी सरकार कोशिश कर चुकी है, लेबर रिफॉर्म की चर्चा चलती है। यहां पर जो लोग कंपनियां शुरू करवाना चाहते हैं, अगर 100 एम्प्लॉइज ज्यादा हो जाए, कंपनी डूब जाए, फिर भी कंपनी बंद नहीं हो सकती है, इसका हल कैसे निकलेगा? बहुत उचित सवाल है और इसलिए है कि आखिरकार कोई भी निवेशक दुनिया भर का आएगा, उसका सबसे 2 चीजों पर कॉन्फिडेंस होता है। सरकार कितनी स्टेबल है और उसकी पॉलिसी में कॉन्टिन्यूटी कितनी है, स्थिरता रहनी चाहिए सरकार की भी और पॉलिसीज की भी। दूसरा, वहां का लीगल सिस्टम कैसा है, क्या उसको जब न्याय की बात आएगी तो न्याय मिल पाएगा। तो मैं यहां पर कहना चाहता हूं, जहां पर भारत की बात है, यहां पर आर्बिट्रेशन के बजाय लोग सिंगापुर या यूके जाने की बात क्यों करते हैं? कोई बड़ी कंपनी जब आती तो इसलिए करती है कि उसको लगता है कि यहां न्याय में देरी होगी तो बाहर जाना चाहिए। 81% के लगभग मुकदमे छोटे छोटे अदालतों में फंसे हुए हैं। 4% के लगभग अगर हाई कोर्ट्स में होंगे, 13-14% के लगभग सुप्रीम कोर्ट में होंगे। तो आखिरकार 4 करोड़ के लगभग मुकदमे ही होंगे पेंडिंग। तो इस देश के लीगल सिस्टम में रिफॉर्म्स की बहुत आवश्यकता है और इसमें राज्यों की भूमिका ज्यादा है। केंद्र ने तो अपनी ओर से जितनी वैकेंसीज खाली होती फटाफट सबको भर देते हैं। तो मुझे लगता है उस दिशा में सुधार की बहुत आवश्यकता है। लेबर रिफॉर्म की दीवार टूट सकती है। दूसरा, राजस्थान में जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो उस समय भी लेबर रिफॉर्म्स किए गए। तो आप इन्वेस्टमेंट देखिए राजस्थान में कितनी तेजी के साथ आई। हर राज्य उस दिशा में अगर कदम आगे बढ़ाएगा तो निश्चित तौर पर बहुत इन्वेस्टमेंट आने के आसार हैं। और ये छोटी छोटी, आज व्यापारी ये नहीं कहता कि मुझे 5% या 2% इनकम टैक्स में राहत चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस में राहत चाहिए। वो ये कहता है मुझे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। मुझे जो 2 साल का इंतजार करना पड़ता है अलग अलग विभागों से अपनी परमिशन लेने का, आप मुझे 1 महीने के अंदर सारी परमिशन दीजिए। मैं अपनी इंडस्ट्री अगर 2 साल की बजाय 2 दिन में या 1 महीने में लगाऊं तो उसका उतना ही इंटरेस्ट का पैसा भी कम होता है, उतनी तेजी से वो काम भी शुरू कर पाता है। और यही हम ईज ऑफ लिविंग बिजनेस के, ईज ऑफ लिविंग की भी बात करते हैं कि आम आदमी ये कहता है कि मुझे गुणवत्ता चाहिए जीवन के लिए। वो देखता है मेरे पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम इस देश में क्या करने वाले हैं। हम सोलर एनर्जी हो या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, फॉरेस्ट कवर ज्यादा बढ़ाने यही की मैं बात पूछना चाह रहा था कि क्या इंडिया ने भारत में अब ये ग्रीन डील, ग्रीन बजट कह सकते हैं कि ये भारत का पहला ग्रीन बजट है, हमें एक दिशा में ले जा रहा है। निश्चित तौर पर ऋषभ जी, इसमें देखिए पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्रीन पे मैं आने से पहले इसलिए पानी की बात करना चाहता हूं, 130 करोड़ के देश में अगर पानी की कमी आ जाए तो हाहाकार, तो आपको दुनिया से युद्ध नहीं, देश के अंदर ही युद्ध चल पड़ेगा। 130 करोड़ के देश में अगर पानी पर लड़ाई छिड़ जाए तो क्या हालत होगी। वो परिस्थिति को पहले देखते हुए मोदी जी ने उस दिशा में कदम उठाया कि आखिरकार 256 जिलों में 1592 ब्लॉक ऐसे जहां पर पानी का बहुत बड़ा संकट है, ज्यादा दोहन किया गया है और उस दिशा में हमें काम करना है। हर घर जल 2024 में हमें पूरा करना है। गांव गांव में, घर घर में नलके से पानी पहुंचे, उस दिशा में हमें काम करना है। हर साइलोस में काम करने वाली सारे को मिलाकर जल शक्ति बनाया गया, उस दिशा में हम काम आगे। रिवर इंटरलिंकिंग शुरू हो गई, इस चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे आप? बहुत बड़ा चैलेंज है। केवल रिवर इंटरलिंकिंग से काम नहीं चलेगा। गुजरात में जिस तरह से मोदी जी ने काम किया, सौराष्ट्र के रीजन में पानी नहीं था, जल स्तर बहुत नीचे रहता था, हर 2-3 साल के बाद इंतजार करना पड़ता था बारिश का। चेक डैम बनाए जगह जगह पर, नर्मदा जैसा बांध बनाया, जो 30-40 वर्षों में नहीं हुआ, मोदी जी ने वो करके दिखाया था। आज गुजरात में देखिए, मोदी जी के सरकार का 10-11 साल का उदाहरण देखिए, 12 से 14% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट आई, तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि पानी पर काम उस समय मोदी सरकार ने किया। उसके बाद शिवराज जी की सरकार मध्य प्रदेश में आई,
सिंचाई योजनाएं चलाई, पानी की व्यवस्था खड़ी करनी शुरू की, 18% ग्रोथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में की। अगर हर राज्य उस दिशा में अपना काम करना शुरू करेगा, बिहार में एक क्षेत्र में बाढ़ आती है, एक में सूखा पड़ता है, उड़ीसा में भी वो हालत है, कई राज्यों में इस परिस्थितियां हैं। तो देश भर की मैपिंग करनी पड़ेगी। जो पानी हमारा यहां से पाकिस्तान ओवरफ्लो कर जाता है, आखिरकार उसको डाइवर्ट करके देश के किन किन राज्यों में भेजा जा सकता है, कैसा जो हमारा पानी है, ये इंडियाज वाटर ट्रीटी का बच्चा नहीं है, हमारा पानी हम दे देते हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही मान लीजिए पंजाब हरियाणा में अगर धान की खेती ज्यादा होती हो और वाटर लेवल नीचे जाता हो, तो क्या वहां पर क्रॉप को चेंज करके आप सपोर्ट प्राइस कुछ और दे सकते हैं, जिससे कि वाटर लेवल भी ऊपर आए और वहां के किसानों की आय में भी कोई कमी ना आए। जीरो बजट खेती की ओर आपको आगे बढ़ना है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है, किसानों की आय दुगनी करनी है। तो हमने केवल बजट से पहले हमने एमएसपी को बढ़ाया, तो किसानों को लाभ वहीं पर दिया। आज से 5 साल पहले आपको दालें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। 5 साल में मोदी सरकार ने वो करके दिखाया कि दलहन के क्षेत्र में भारत के किसानों ने वो करके दिखाया, जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। दालों पर हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, यही करते हैं। और बायोफ्यूल चीनी के क्षेत्र में दुनिया भर में अगर 22 रुपए दाम होगा, 21 रुपए दाम होगा, हम यहां पर किसानों को उससे कई गुना ज्यादा दाम दे रहे हैं, ताकि वो सस्टेन भी कर सकें, बेचारे उनको समर्थन मूल्य भी मिल सके, किसान को नुकसान ना हो। लेकिन साथ ही साथ इथेनॉल कैसे बनाएं, इंपोर्ट ड्यूटी। मैं वही सवाल करने वाला था। बायोफ्यूल्स का चैलेंज दिया गया किसानों को। 10% हमने उसको किया है कि 10% हम उसकी मिक्सिंग करेंगे पेट्रोल डीजल के साथ, 5% से बढ़ा के 10% करने जा रहे हैं। इससे गन्ने का रस निकाल के इथेनॉल बनाने के लिए जो सीधा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, किसान को भी पैसा मिले, 60 रुपए प्रति लीटर वो मिल पाए, उसकी भी आय बढ़ेगी। हमारी इंपोर्ट जो पैसा खर्च हमारा ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज होती है क्रूड ऑयल मंगवाने में, उसमें कमी आ सके। और दूसरा मैं कहूं, जो आप पेट्रोल डीजल की बात पहले कर रहे थे, अगर गैस में भी 100 रुपए सिलेंडर कम किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। उस पर तो मीडिया ने कभी नहीं कहा कि बहुत बड़ी राहत की है। ओके। अनुराग जी, ऑडियंस से सवाल लेने से पहले एक तो सवाल लेना पड़ेगा। वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया का बड़ा मैच है आज। क्या आशा रख रहे हैं आप वर्ल्ड कप के लिए, टीम इंडिया के लिए? देखिए, जहां मोदी जी के नेतृत्व में टीम इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रही है, वहीं पे विराट कोहली के नेतृत्व में टीम इंडिया, मैन इन ब्लू जिसको हम कहते भी हैं, जो 1983 में किया, 2011 में किया, वो 2019 में भारत को एक बार फिर विश्व कप जिता कर लाए। पहले ज्यादातर बैटिंग पर निर्भर टीमें होती थी, इस बार बॉलर्स ने भी शानदार काम किया है। और मुझे लगता है वर्ल्ड कप के जिस तरह से टीम ने खेला है, बहुत उम्मीदें देश भर को जगी हैं। आपका और मैं अपनी ओर से, इस मंच से, आपकी ओर से, आपके सभी दर्शकों की ओर से, पूरे भारत की ओर से विराट कोहली और टीम इंडिया को शुभकामनाएं देता हूं कि पूरी देश की निगाहें हैं विश्व कप 2019 का भारत टीम। अनुराग जी, शायद पिछले महीने में ज्यादा वर्ल्ड कप देखने का मौका नहीं मिला होगा, बट आपका भी फेवरेट मोमेंट क्या था अभी वर्ल्ड कप में? मैं सच कहूं तो मैं कोई मैच देख ही नहीं पाया है। मैं यहां तक कि उसकी जो हाइलाइट्स आती होंगी वो भी नहीं देख पाए। बहुत कम समय बजट बनाने के लिए मिला, बहुत सारे लोगों से आपको फीडबैक लेनी होती, बहुत सारी। देखिए, जब तक देश की कमाई कितनी है, खर्चा कितना होगा, उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है। और किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार होता है कि आपका फिस्कल डेफिसिट कितना है। पिछले कर्जे इतनी पिछली सरकारें दे गई कि आपकी कमाई का लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा केवल इंटरेस्ट पेमेंट करने में चला जाता है। और मैं, देखिए, बधाई देता हूं मोदी जी को और पुराने सभी अपने वित्त मंत्रियों को। अरुण जेटली जी रहे पहले, फिस्कल डेफिसिट 4.5% से कम करके 3.4% तक पिछले 5 वर्षों में लाए। इस साल हमने 3.3% रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। हमने फिस्कल डेफिसिट भी कम किया और महंगाई, इन्फ्लेशन, जो यूपीए की सरकार के समय 11-12% रहती थी, उसको भी 3 से 4% के बीच में रखा है। ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन बहुत सफलता के साथ पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने किया, अगले 5 वर्षों में भी। चलिए, महंगाई कम ही रहे और जीडीपी बढ़ते रहे और